वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ब्राज़ील से बात कर रहा हूँ। ब्राज़ील के एक बहुत ही बड़ा शहर है, बेला हॉरिजोंटे। मिनास जेरेस नाम का ये प्रोविंस है, जहाँ पे बहुत गोल्ड माइन, डायमंड माइनिंग, यहाँ से बहुत दौलत, बहुत यूरोपियंस ने भी, कॉलोनियल पावर्स ने भी लूटा है, और खुद ब्राज़ील ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। तो वहाँ से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ब्रिक्स पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, और चाइना ब्राज़ील को लेकर जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उन पे लेक्चर्स देने के लिए यहाँ आया हूँ। और एक दो दिन एक्स्ट्रा मैं यहाँ रह रहा हूँ ताकि मैं इस शहर को देख लूँ। पता नहीं फिर कभी चांस मिले या नहीं मिले। बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोग बड़े इंडियंस की तरह हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे से भी बड़े प्यार से बातचीत करते हैं। तो इट वॉज ए गुड डे। हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मशहूर चर्च है कॉल सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च, जो एक किस्म से इट्स सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ द सिटी। वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बहुत खूबसूरत म्यूरल्स हैं, आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी का ऑब्वियसली दौरा किया, और मिनास जेरेस की जो यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है। अमेरिका में इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं होते, यहाँ पर होती हैं, और दे आर वेरी प्रेस्टिजियस, और उनमें काफ़ी फंडिंग भी उनको मिलती है। तो उस यूनिवर्सिटी का कैंपस का मैं दौरा कर रहा था, जिनके लॉ फैकल्टी में मेरे लेक्चर्स हैं। तो जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं, वहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह, उनके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ टू डिस्कस दिस इश्यूज। और आज मैं आपसे बेसिकली ब्रिक्स को लेकर 5 सवाल ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, जो बेसिकली और क्वेश्चंस जो मैं अपने लेक्चर में कल रेज भी करूंगा, और उसके जो जवाब है वो लेक्चर में दूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करूंगा। तो जो पहला सवाल है ब्रिक्स को लेकर, लेकिन उससे पहले वी शुड नॉट फॉरगेट, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकम ए मेंबर ऑफ द चैनल। मेंबर्स के लिए भी स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहा हूं मैं आजकल। सो मूविंग फॉरवर्ड, पहला सवाल ब्रिक्स के लिए ये है कि ये जो सीरिया में तख्ता पलटा गया है और HTS की हुकूमत आ गई है, और असद की जो रजीम है वो कोलैप्स हो गई है, जिससे बेसिकली, जिसे मैंने एक वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में कहा कि दिस इज अ विन फॉर US एंड इजराइल एंड ए डिफीट फॉर रशिया एंड ईरान। तो रशिया और ईरान तो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तो क्या ये ब्रिक्स के लिए एक जियोपॉलिटिकल डिफीट है? ये सवाल उठता है। तो क्या इंडिविजुअल मेंबर्स की जो हार होती है, क्या इट इज ऑल्सो समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ब्रिक्स, या इट इज ओनली अ लॉस ऑफ रशिया और ईरान एंड हैज नथिंग टू डू विद ब्रिक्स? हालांकि अभी जो एक महीना पहले ही जो ब्रिक्स का मेजर हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी, वो रशिया में हुई थी, काजान में, जहां पे बड़े बड़े बयान दिए थे, इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये सवाल पहला उठता है, क्या ये ब्रिक्स की पहली जियोपॉलिटिकल हार है? एंड विल इट मेक अदर पीपल हु आर एक्साइटेड अबाउट ज्वाइनिंग ब्रिक्स, क्या वो एक कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ विन फॉर द US एंड अ लॉस फॉर ब्रिक्स? तो ये मेरा पहला सवाल है। तो दूसरा सवाल है वो इंडिया को लेकर है। देखिए, जो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, प्रोमिनेंट मेंबर्स, रशिया और चाइना, ये बहुत एक किस्म से एंटी वेस्ट हो चुके हैं, और उनका चॉइस भी नहीं रहा, क्योंकि वेस्ट भी उनके खिलाफ हो चुकी है। एंड जो रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें रशिया तो लड़ रहा है अगेंस्ट द वेस्ट, अगेंस्ट नेटो इनडायरेक्टली, और चाइना उसकी बहुत ज्यादा मदद भी कर रहा है। तो इन अ वे ये एक प्रॉक्सी वॉर हो गई है बिटवीन ब्रिक्स लीडर्स एंड द वेस्ट। तो क्या इंडिया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता है जहां पर उसे चूज करना पड़े वेदर टू बी पार्ट ऑफ द वेस्ट और नॉट? तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सवाल है, और आई कांट गेस एट द मोमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना फासला बढ़ते जाएगा ब्रिक्स के और वेस्ट के बीच में, मुझे लगता है उतना नर्वस होती जाएगी इंडिया एंड विल लीव ब्रिक्स, सो दैट वो वेस्ट के साथ, अगर ब्रिक्स वेस्ट का दुश्मन बन जाता है तो इंडिया विल लीव ब्रिक्स बिकॉज इट डजंट वांट टू बिकम द एनिमी ऑफ द वेस्ट। तो ये मेरा असेसमेंट है, बट वी कैन सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। तो जो तीसरा सवाल है वो भी इसी तरह का है, बट ब्राजील को लेकर, क्योंकि ब्राजील के ताल्लुकात अमेरिका के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं। तो वुड ब्राजील वांट टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एंटी वेस्ट? उनके जो लीडर हैं लूला, आज उनके ब्रेन सर्जरी हो रही थी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आई होप ही रिकवर्स।
और मुझे लगता है कि इट्स वेरी सीरियस, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल देयर विल बी ए न्यू प्रेसिडेंट. लूला इज सॉर्ट ऑफ लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट है, और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है इज मोर ऑफ ए सेंट्रिस्ट. तो ब्राजील विल मूव मोर टुवर्ड्स द सेंटर एंड मोर क्लोजर टू द यूएस अगर लूला का इंतकाल हो जाता है और कोई और प्रेसिडेंट बन जाता है कल. बट एनीवे, ब्राजील के लिए भी ये चैलेंज है, और ब्राजील ने कई बार कहा कि वी आर ज्वाइनिंग ब्रिक्स, बट ब्रिक्स इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी. तो ये जो एंटी वेस्ट वाला जो चक्कर बन रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए नॉन वेस्टर्न मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, अगर वो एंटी वेस्टर्न बनने लगता है तो शायद ब्रिक्स भी, ब्राजील भी ब्रिक्स से रवाना हो जाएगा. चौथा सवाल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है. डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं कि वो टैरिफ लगा देंगे 100% ऑन ब्रिक्स कंट्रीज अगर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं. पिछले चंद सालों से इंडिया भी बहुत डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है. इंडिया के जो कमेंटेटर्स यहाँ आते हैं बड़े नेशनलिस्ट, अमेरिका तो कल खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन शुरू कर दिया है. डी डॉलराइजेशन कल हो जाएगा, बगैर डी डॉलर डोमिनेंस के बगैर अमेरिका कुछ नहीं. इस तरह की तो बहुत बातें होती हैं इंडिया के डिस्कशंस में, मीडिया में, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे. तो अब सडनली इंडिया अब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम डी डॉलराइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम जस्ट ऑल्टरनेटिव चुन रहे हैं टू डील विद कंट्रीज जिन पे अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं. तो ट्रंप इज नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट. अगर उसने देखा कि कोई भी मुल्क डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, 100% टैरिफ वो पूरे ब्रिक्स पे लगाने वाले हैं. तो उससे भी सवाल उठता है कि विल इंडिया एंड ब्राजील रिमेन इन ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन की वजह से, क्योंकि रशिया और चाइना पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं वेस्ट की तरफ से. अमेरिका इज डिटरमिन्ड कि चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा स्लो करे या रोके या अंडरमाइन करे. तो ऑलरेडी ट्रंप इज गोइंग टू डू थिंग्स डायरेक्टली टू चाइना, जिस तरह के बड़े टैरिफ लगा दिए चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे. यहाँ देख रहा हूँ मैं कि चाइना इज बिगिनिंग टू डोमिनेट ब्राजील्स इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट. तो साउथ अमेरिका में हर जगह चाइनीज गाड़ियां आ गए, तो उस तरह वो अमेरिका में भी आ सकते हैं नॉर्थ में, और वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं. कनाडा ने भी सैंक्शंस टैरिफ लगा दिए हैं चाइना की 100% ऑन चाइनीज कार्स. तो चाइना और रशिया के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना करने के लिए डी डॉलराइजेशन. तो दे विल मूव अहेड विद डी डॉलराइजेशन. सवाल उठता है, विल इंडिया एंड अदर कंट्रीज परस्यू डी डॉलराइजेशन. और जो पांचवा सवाल है वो भी ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को लेके. ट्रंप एक आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहते हैं. उन्होंने, उनका ख्याल ये है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, नेटो, यूएन वगैरह ने अमेरिका को बहुत एक्सप्लॉइट किया है. अमेरिका से पैसे, अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका ने इनको क्रिएट किया है, अमेरिका ने इनको एस्टेब्लिश किया है, और फिर वही इदारे अमेरिका के खिलाफ वोट डालते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ. तो ही इज बेसिकली वेरी अपसेट विद दिस इंस्टीट्यूशंस, और वो धीरे धीरे विड्रॉ होना चाहते हैं इन इंस्टीट्यूशन से. तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सक्सीड हो जाते हैं कि जो करंट मल्टीलैटरल ऑर्डर है उसको कमजोर करने में, तो क्या इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोप मिलकर ये मल्टीलैटरल ऑर्डर को बरकरार रख सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है? प्लस डू दे हैव एन इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग इट, या क्या इन मुल्कों में इतना दम है कि ये एक नया मल्टीलैटरल ऑर्डर बना दे विदाउट द हेल्प ऑफ यूएस एंड विदाउट इंक्लूडिंग द यूएस? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगा. सो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा कन्वर्सेशन मेरा पसंद आया. प्लीज़ कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टॉकिंग टू यू फ्रॉम ब्राज़ील.